नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय न्यूज की। हिमालय की गोद से निकला है गौरव, ये थंबनेल आपके सामने दिया गया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो यूनेस्को ने हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट को अब मान्यता दे दी है। इसी न्यूज की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हिमालय में बसा जो भारत का कोल्ड डेजर्ट है, जो ठंडा रेगिस्तान है, वो अब बन चुका है 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और पहला भारत का हाई एल्टीट्यूड बायो रिजर्व है। इस कारण से ये चर्चा में है। देश में पहली बार ये देखने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश के इस ठंडे रेगिस्तान को यूनेस्को से मिली है अनोखी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, और इसी पहचान की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं। सबसे पहले तो जो भी ये घोषणा की गई, आखिर कहाँ पर की गई, किस संदर्भ में की गई, और ये जो कोल्ड डेजर्ट है इसकी अवस्थिति क्या है, इसकी अपनी यूनिक विशेषताएं क्या है, इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। और उसके बाद संक्षिप्त रूप से बायोस्फीयर रिजर्व, और जो देखें तो भारत में इनकी जो मौजूदगी है, और उसमें भी जो 13 महत्वपूर्ण जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो चिन्हित किए गए हैं, खासतौर पे जो मैप के तहत, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से 13 वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आज इसी न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत का कोल्ड डेजर्ट अब क्या बन चुका है, 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। और ये जो घोषणा की गई, ये कहाँ की गई, तो ये चीन के हांगझोउ में ये घोषणा की गई। हिमालय का ये पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है जिसे इस श्रेणी में शामिल किया गया है, और इसी कारण से देखें तो अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूज है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पे देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संस्कृति के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, एमपी का हो या आरएस का हो, इन सभी अलग अलग राज्यों के द्वारा संचालित जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनके लिए कोर्स संचालित करता है संस्कृति परिवार। और इन सभी कोर्स पर देखें तो इस छूट के तहत 60 से लेकर 75% से भी अधिक छूट आपको प्रदान की जा रही है। लेकिन खास बात है कि इसमें जो टाइम लिमिट है ये आपको ध्यान देना है, 2 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक ही ये छूट वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, वहां विजिट करके भी संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि ये पूरा जो न्यूज है ये चर्चा में क्यों है, तो हिमाचल प्रदेश की जो ये लाहौल स्पीति वाली जो पूरा घाटी क्षेत्र है, ये देश का पहला यहाँ पर जो शीत मरुस्थल है उसे क्या कर दिया गया है, अब एक खास यूनेस्को की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, जिस कारण से ये क्या बन चुका है, अब चर्चा का विषय बना है। यूनेस्को के प्रतिष्ठित मानव और जीवमंडल जो श्रेणी है, मैन एंड द बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत इसे मान्यता प्रदान कर दी गई है। और इसके साथ ही देखेंगे तो अब इंडिया के संदर्भ में ऐसे जो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है इसके तहत शामिल होने वाले जो स्थल है उनकी जो संख्या है वो पहले क्या थी, 12 थी। अब एक और संख्या बढ़ने के साथ ये जो संख्या है अब कितनी हो चुकी है, तो ये अब बायोस्फीयर जो रिजर्व है इनकी जो जो यहाँ पर देखेंगे MAB जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में इनकी जो संख्या है वो अब बढ़कर 12 से 13 हो चुकी है। इसके साथ ही देखें तो ये जो निर्णय लिया गया, ये चीन के हांगझोउ में आयोजित जो 37वां अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जो परिषद है उसी मीटिंग में, उसी काउंसिल के खास बैठक में ये डिसीजन लिया गया। और रिजर्व स्पीति वन्यजीव डिवीजन और लाहौल जो वन मंडल है इसके कुछ क्षेत्रों को ये पूरा जो क्षेत्र ये कवर करता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ठीक ठाक है, लगभग 7770 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा कोल्ड डेजर्ट फैला हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मान्यता यूनेस्को के द्वारा दी गई है हिमाचल प्रदेश के इस विशेष क्षेत्र को, तो इससे क्या है कि हिमाचल प्रदेश का भी क्या लाभ कुछ होने वाला है।
हिमाचल प्रदेश में भी क्या कुछ बदलाव होगा? तो बिल्कुल होगा, उस पर भी हम आगे चलकर डिटेल से बात करने वाले हैं। भारत का जो ये कोल्ड डेजर्ट है अब 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है और इसकी घोषणा बाकायदा कर दी गई है। हिमालय का ये पहला सबसे ऊंचाई पर यानी हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट रिजर्व घोषित कर दिया गया है और इस कारण से देखें तो ये काफ़ी खास है। खासियत के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की जो सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और जो यहाँ पर शैक्षणिक संस्था यूनेस्को है, इसने भारत के इस खास क्षेत्र को अपने विशेष श्रेणी में शामिल किया है। इसकी घोषणा बाकायदा कर दी गई है और ये जो घोषणा ये चीन के हांगझाओ के 5वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर जो रिजर्व्स है उसी में की गई। तो दुनिया भर के कई सारे जो स्थल हैं उनका चुनाव ये परिषद करती है, उसी में से इसका भी चुनाव किया गया था। अब कुछ और भी बातों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें कि कोल्ड डेजर्ट आखिर होते क्या है, दूसरी बात की क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए कोल्ड डेजर्ट जो है ये अगर अपने देश की हम बात करें जो हिमाचल में जो कोल्ड डेजर्ट है तो हम पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। ये पूरी तरह से देखेंगे तो हिमाचल जो प्रदेश है देवभूमि है, इसी की गोद में एक तरह से फैला हुआ बड़ा ही अनोखा इलाका है। इसकी जो ऊंचाई है ये सबसे खास बात कही जाती है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्तरों पर देख सकते हैं, लगभग 3300 मीटर से लेकर ये 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये पूरा फैला हुआ हिमालय की गोद में एक तरह से क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है 7700 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और दूसरी बात यहाँ जो हवाएं होती हैं, हवाओं का जो वेग होता है वो बड़ा ही तेज होता है, यानी तीव्र वेग से हवाएं चलती हैं। बर्फीले यहाँ पर जो मैदान है वो आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ी झीलें, उबड़ खाबड़ जो ठंडे क्षेत्र हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं, खास बात है यहाँ पर जो ग्लेशियर जो वैलीज है वो इनकी सबसे खास खूबसूरती होती है। ये दुनिया के सबसे ठंडे और पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक माने जाते हैं, उन्हीं में शामिल है हिमाचल प्रदेश का ये कोल्ड डेजर्ट। ये रिजर्व पिन वैली नेशनल जो पार्क है उसमें और जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें ये शामिल है और ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि हिमालय के किस क्षेत्र के हिस्से के रूप में ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये माना जाता है। तो ये ट्रांस हिमालय का क्या माना जाता है, ये एक रीजन माना जाता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो पिन वैली नेशनल जो पार्क है और जो छिब्बर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो उनको पूरा जो क्षेत्र है उसको भी ये कवर करता है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही अहम क्षेत्र माना जाता है। और ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ तापमान काफ़ी कम होता है, सर्दियाँ जो होती हैं वो काफ़ी सर्द होती हैं, काफी सख्त होती हैं। तो इस कारण से ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हमने देखा। डेजर्ट का स्तर पे अगर आप देखना चाहें जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं यहाँ पर यही देखा जाता है कि यहाँ टोटल जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो वेपोराइजेशन हो रहा है उसमें एक रेशियो देखा जाता है कि आखिर जो वेपोराइजेशन है जो प्रेसिपिटेशन है, चूंकि आपने भूगोल में ये पूरा डिटेल में पढ़ा होगा तो उस विषय पर हम न जाते हुए इसकी जो मूल विशेषताएं हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। जो बायोडाइवर्सिटी है उसके दृष्टिकोण से देखें तो ये जो क्षेत्र है ये अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो वनस्पति हैं, जो जीव हैं, उनके अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनसे ये पूरी तरह से रिच क्षेत्र माना जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ का बड़ा ही अच्छा है। ये जो रिजर्व है ये बहुत सारे वन्य जीवों का घर माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खास विशेष जो जीव हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, हिमालयी जो आइबेक्स हैं, या फिर नीले भेड़िए या जो हिमालयी भेड़िए हैं, गोल्डन ईगल है, हिमालयी स्नोकॉक जैसे दुर्लभ जो जीव हैं जो कहीं देश में नहीं मिलते हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और ये चूंकि जानवरों की विशेषता है कि ये जितने भी खास तरह के जो जीव हैं ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित नहीं रह सकते। ये जो जानवर हैं ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही क्या होते हैं, सरवाइव कर पाते हैं और इसी कारण से इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो लगभग 732 से भी अधिक जो वनस्पति प्रजातियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं।
तो इस कारण से देखें तो ये पूरा नम वाले जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, ये जो पौधे हैं ये अनोखी जो विशेष जो जलवायु वाली परिस्थितियां हैं वहीं पर ये विकसित होते हैं, इस कारण से ये खास माने जाते हैं। और इन अगर क्षेत्रों में जो भी इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी अगर हम माने तो इस रिजर्व में करीब देखें तो बिखरे हुए अलग अलग जो बस्तियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 12,000 लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। इनका जो प्राथमिक जो एक्टिविटीज़ है उसमें याक, बकरी पालन, छोटे स्तर पे जो पर्वतीय कृषि की जाती है, झूम कृषि की जाती है, पारंपरिक जो तिब्बती एक तरह से देखें जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर फैले हुए देखने को मिलेंगे। बौद्ध मठों की जो परंपरा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जो भी स्थानीय पंचायतें हैं यहाँ के अलग अलग जो संसाधन है उनका प्रबंधन करती है। और एक तरह से लोगों के बीच में देखें तो आपसी जो तालमेल है, जो एक प्रबंधन है, वो विशेष तौर पे यहाँ पर देखने को मिलता है। यही नहीं, अगर इस घोषणा की हम बात करें कि ये जो घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई है, आखिर इसका महत्व क्या है, तो इसके महत्व की बात करेंगे तो सबसे जो बात की जा रही है, जो नेचर है, नेचर को कंजर्व करने के दृष्टिकोण से ये जो डिसीजन है ये सबसे अहम माना जा सकता है। क्योंकि ये जो कोल्ड डेजर्ट वाला हिमाचल का जो क्षेत्र है ये अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण खास तौर पे विशेष हो जाता है और इस कारण से इसे संरक्षित करना सबसे अहम हो जाता है। तो यूनेस्को के साउथ एशिया रीजनल जो ऑफिस है उसके डायरेक्टर जो टिम कांटिन्स है, उनका ये कहना था कि जो कोल्ड डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो रिजर्व है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है दुनिया के सामने। नाजुक जो इस समय परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की जो रक्षा है वो कैसे की जा सकती है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस दृष्टिकोण से इसका जो एक शामिल किया गया यूनेस्को की खास श्रेणी में, तो ये खास अहम हो जाता है। इसके अलावा देखें तो ये जो घोषणा है भारत की संरक्षण और सतत विकास के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको भी ये दिखाती है। और ये घोषणा यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की जो 50वीं वर्षगांठ है चूंकि उस पर हुई है, तो ये प्रोग्राम दुनिया भर के लगभग 785 जो इस तरह के स्थल हैं उनके संदर्भ में जो भी संरक्षण है, सतत विकास है या रिजर्व को बढ़ाने की जो बात की जा रही है उसे और आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह से इसके महत्व को हम देख सकते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे यहाँ पर जो लाहौल स्पीति घाटी क्षेत्र में जो कोल्ड डेजर्ट है इस बायोस्फीयर रिजर्व की हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो घोषणा बाकायदा की गई, हमने बता दिया कि चीन में जो हांग झोउ है वहीं पर 26-28 सितंबर के बीच में आयोजित होने वाली जो 37वीं जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद है जो मैब ICC है उसी के द्वारा क्या किया गया है, इसकी जो घोषणा है वो की गई है। इस बैठक में स्पीति वैली क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इसे मान्यता प्रदान कर दिया गया और हिमाचल सरकार के सतत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मुख्यमंत्री जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके नेतृत्व में ये जो उपलब्धि है ये हासिल की गई है। और सरकार ने इस पूरे क्षेत्र के अनूठे इकोसिस्टम, जलवायु, यहाँ के कल्चर, यहाँ के विरासत के अलावा पीढ़ियों से चली आ रही जो प्रकृति के साथ जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो विभिन्न कह सकते हैं कि जो तंत्र है उन्होंने एक सामंजस्य बिठाकर इसे सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया है। तो इसमें स्थानीय जो समुदाय है उनकी जो एक प्रतिबद्धता है, उनकी जो अपनी सोच है उसे भी खास तौर पे देखा जा रहा है। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही अहम है। यही नहीं, दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो भी कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट की जो भी पूरा इकोलॉजी होती है, जो पारिस्थितिकी सिस्टम होता है, वो अपनी विषम जलवायु और नाजुक जो परिस्थितियां हैं, खासतौर पे इस क्षेत्र में जाएंगे तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो अलग तरह की, उसकी अलग ही विशेषता होती है जिसमें अलग अलग तरह के जो पौधे हैं, जो वनस्पति हैं वो विकसित होते हैं। और सबसे खास इसकी विशेषता क्या होती है कि इस क्षेत्र में मृदा की विशेषताओं के अनुरूप जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनमें अधिकांश वनस्पतियाँ क्या रखती हैं, वो औषधि गुण रखती हैं, जड़ी बूटी जैसे होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अलग अलग जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी अपनी विशेष जो कह सकते हैं गुणवत्ता होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये पौधे की जो पारंपरिक जो विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं चिकित्सा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम हो जाती हैं। तो इसके बारे में हम बेसिक जानकारी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके लोकेशन की हम चर्चा कर लेंगे कि जो ये पूरा जो हिमालयी स्पीति क्षेत्र में अवस्थित जो कोल्ड डेजर्ट है ये आखिर है कहाँ पर। तो देखिए इसकी जो स्थिति है यहाँ पर आप यहाँ पर मैप के थ्रू आप, ये सैटेलाइट मैप है, इसके तहत आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से उत्तर पूर्व वाला हिमाचल जो प्रदेश है उसी में ये आपको देखने को मिल सकती है। इसके बारे में बेसिक जानकारी आप मैप के तहत देख सकते हैं। ये देखिए
ये हिमाचल प्रदेश का नक्शा है और इसी में आपको हिमाचल के एक तरह से आप देखिए तो पूर्वी या मध्य पूर्वी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी अवस्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरी बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये लगभग पहले हमने बताया था कि 3,300 मीटर से लेकर 6,000 मीटर की ऊंचाई पर ये पूरा फैला हुआ क्या है, ये ट्रांस जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसी हिमालय क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ एक महत्वपूर्ण कोल्ड डेजर्ट है। भौगोलिक जो क्षेत्र है वो प्रोविंस के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र में, और यहाँ पर कई सारी जो विशेषताएं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे ये वाला जो पूरा क्षेत्र जहाँ पर बारालाचा दर्रा, भरतपुर, सरचू, ये क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर रिजर्व के बारे में हम देखें तो रिजर्व से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इनके बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो भी दे दी है कि इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे स्पीति वाले जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो जीव हैं, वनस्पति हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे खास बात है कि ये जो रिजर्व है, इस रिजर्व की जो बात करें ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, जो मूल रूप से देखें तो ये कहा जाता है कि सबसे जो कोर वाला जो रीजन है, उसके बाद 3 क्षेत्रों में ये बटे होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोर जो पूरा रीजन होता है, और एक तरह से देखें तो ट्रांजिशन जोन होता है, बफर जोन होता है, तो उसी के तहत ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ पूरा क्षेत्र है। और इसमें पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो किब्बर वाला वन्यजीव अभयारण्य है, या चंद्रताल आर्द्रभूमि और सरचू वाला जो मैदान है, वो सारे इस कोल्ड जो डेजर्ट वाला जो रिजर्व वाला जो एरिया है उसमें शामिल किए जाते हैं। और यहाँ पर जो पहले हमने बताया कि जो जलवायु है, जो टोपोग्राफी है, वो बड़ा ही विषम है। नाजुक अलग तरह की जो मृदा है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है ठंडे रेगिस्तान में। और यहाँ बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। अलग अलग जो वनस्पतियाँ, लगभग 300 के आसपास आप देख सकते हैं अलग अलग प्रजातियों की जो वनस्पति हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अलग अलग जो जीव हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि हिमाचल को बड़ी जो एक उपलब्धि मिली है, इसके जो फायदे हैं वो भी हिमाचल को अब मिल सकते हैं आने वाले समय में। जैसे कहा जा रहा है कि पर्यटन के संदर्भ में, खासतौर पे पारिस्थितिकी जो पर्यटन होता है, इको जो टूरिज्म होता है, उस संदर्भ में ये अहम हो सकता है क्योंकि इससे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ सकती हैं। यही नहीं, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों के लिए क्या आजीविका या आर्थिक आय का भी साधन मिल सकता है। इसके अलावा जो नाजुक हिमालयी इकोसिस्टम है उसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की जो अपनी सकारात्मक कोशिश है उससे भी ये क्या करेगा, बल प्रदान करेगा। तो इस कारण से ये अहम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश वाला पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ के लाहौल स्पीति जिले में देखें तो मशहूर ये पूरा स्पीति वैली क्षेत्र, और यूनेस्को की ओर से देखें तो ये देश के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर जो रिजर्व है उस रूप में मान्यता दिया गया है। और इस कारण से अब इस पूरे नेटवर्क में देखें तो भारत के लगभग 13 जो स्थल है वो शामिल हो गए हैं। तो इस कारण से देखें तो हिमाचल को इससे काफ़ी लाभ भी मिलने वाला है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बायोस्फीयर अगर रिजर्व की हम बात कर ले कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में देखेंगे तो स्थलीय, समुद्री या फिर तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का एक पूरा क्षेत्र होता है जो इसके पूरे सस्टेनेबल जो उपयोग है, जो सतत उपयोग है, उसके साथ जैव विविधता के संरक्षण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। और 1971 में शुरू किए गए यूनेस्को के मानव और जीव मंडल, जिसे MAB कार्यक्रम भी बोलते हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचे के अभिन्न अंग हैं। और उसमें जो भी राष्ट्रीय सरकारें हैं उनके द्वारा इस तरह के जो स्थल हैं उनको नामित किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा जो भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य हैं उनके सांकेतिक भागों के लिए इसे एक तरह से नामकरण किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पदनाम दिए जाते हैं। जो स्थलीय या तटीय या फिर समुद्री जो पारिस्थितिकी है, उन तंत्रों के अलग अलग जो बड़े क्षेत्र होते हैं या दोनों हो सकते हैं, उनका एक संयोजन हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें वो इसके संदर्भ में देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप बात करेंगे तो 1-2 चीज़ें और आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर इसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में अगर देखें तो एक जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें क्या होता है कि 3 अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कोर जोन होगा, दूसरा बफर जोन होगा, और सबसे एक जो ट्रांजिशन जोन जो बाहर का होता है वो इसमें शामिल किया जाता है।
इसके अलावा अगर इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो सबसे खास बात होती है कि स्थलीय या किसी भी तटीय या फिर समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बड़े जो क्षेत्र होते हैं वो दोनों का इसमें संयोजन हो सकता है। और इसी के स्तर पे देख सकते हैं कि बायो जो स्फीयर रिजर्व है ये प्रकृति के संरक्षण के साथ ही क्या है आर्थिक सामाजिक विकास से भी संबंधित होते हैं। सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनके रख रखाव के दृष्टिकोण से भी क्या है ये अहम होते हैं। और इस प्रकार के जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है ये लोगों की जो भी प्रकृति है, लोग जो हैं जो हम लोग हैं या मानव हैं या फिर जो नेचर है उन दोनों के लिए विशेष एक वातावरण के तौर पे मौजूद है इस पृथ्वी पर। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मनुष्य और जो भी प्रकृति है वो एक दूसरे के साथ क्या है एक तरह से संबंधित है, एक तरह से जुड़े हुए हैं और इसी कारण से देखें तो इनका सह अस्तित्व भी बना हुआ है। तो ऐसे मुद्दों के तहत देखें तो इसे जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनका पूरा जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है कि भारत में कुल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में अवस्थित है, उनके बारे में पूरी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि अभी जो स्थिति देखने को मिलेगी कुल मैग जो नेटवर्क है उसके तहत जो भारत के महत्वपूर्ण जो स्थल है जो इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि अगर देखेंगे तो अभी तक भारत में 13 जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो क्षेत्र है वो अपने देश में अब एक तरह से चिन्हित हो चुके हैं, नामित हो चुके हैं। लेकिन अगर वर्तमान में देखेंगे तो भारत में 18 अधिसूचित जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो भारत में मौजूद है। लेकिन उनमें से क्या है कि केवल 13 ही क्या है कि यूनेस्को के इस मैब नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा जो भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम बात करेंगे, उन पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक के क्षेत्रों में फैला हुआ है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस राज्य में है इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी घोषणा कब की गई थी तो 1889 में की गई थी। अंडमान निकोबार का ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये अक्सर चर्चा में रहता है, यहाँ से भी आपको प्रश्न मिल सकता है। मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये अक्सर पूछता है कहाँ पर है तो असम में है। सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस स्टेट में है, किस नदी के संदर्भ में है। सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये उड़ीसा में है। खरकई नदी, देव नदी और बुध जो बलंगा नदी है ये उनके किनारे या उन क्षेत्रों से संबंधित है। डिब्रू सैखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये सारे पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिक्किम का जो खंग चेदजोंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका 2000 में इसे नामित किया गया है। अगस्त मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है केरल का है, कई बार यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कई बार आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश का है, 2005 में इसे घोषित किया गया। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी जो पूरी सूची है वो हमने दे दी है। अब यहाँ पर जो मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व प्रोग्राम है ये खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। 1971 में शुरू किया गया एक अंतर सरकारी जो वैज्ञानिक कार्यक्रम है उसके तहत है। कि क्यों ये बनाया गया तो लोगों और उनके जो भी एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उनके बीच में जो एक संबंध है उसे उस संबंध को और सुधारने के लिए वैज्ञानिक आधार के तहत उसे स्थापित करने के लिए क्या किया गया, इसका एक तरह से गठन किया गया। भारत में अब कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं जिनने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो चुका है, मान्यता मिल चुका है। जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो कोल डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में अवस्थित। बाकी आप देखेंगे नीलगिरी है, मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, नोकरेक है, पंचमढ़ी है, सिमलीपाल है, अचान कमार है, ग्रेट निकोबार है, अगस्त मलाई है और खंग चेदजोंग है और पन्ना है। तो इस तरह से 13 ये हो गए। और टोटल अगर भारत के जो अन्य बायोस्फीयर रिजर्व हैं अगर उनको आप देखना चाहेंगे तो एक मैप पे हमने पूरा यहाँ पर दे दिया है। अलग अलग इनकी जो लोकेशन है वो भी आपके सामने रख दी गई है, जिन्हें आप देखकर आसानी से इन सभी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर ली मैप प्रोग्राम के तहत। देखें तो हिमाचल का स्पीति क्षेत्र में अवस्थित जो कोल्ड डेजर्ट है जिसे यूनेस्को ने खास तौर पे विशेष श्रेणी में शामिल किया है, तो इसकी हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।